अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पे हैं और चीन पहुंचने पर गुज़श्ता रोज़ उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया था। आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सदर शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हुई है। तकरीबन इस मुलाकात का जो दौरानिया है वो 2 घंटे से कुछ ज़ायद रहा है। इस मुलाकात के बाद जो वाइट हाउस की तरफ से एलामिया जारी किया गया है उसमें यह बयान किया गया है कि दोनों ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने और आबनाए हुर्मुज़ से फ्री ट्रेड होने पर इत्तफ़ाक़ किया है। वाइट हाउस ये भी कहता है कि दोनों ममालिक की जानिब से ईरान के जो एटमी हथियार हैं वो न रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। जो वाइट हाउस का एलामिया है उसमें ताइवान मामले का जिक्र तो नहीं है, लेकिन जो तुर्किया की ख़बर एजेंसी है अनातोलियो, उसकी तरफ से जो ख़बर सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि जो ऑफिशियल हैं चीनी, उनकी तरफ से ये कन्फर्म किया गया कि सदर शी जिनपिंग की तरफ से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दो टोक अंदाज में ख़बरदार किया गया है कि ताइवान का मामला अगर अधूरा रहता है, इसको बाज़ाब्ता तौर पर हल नहीं किया जाता तो दोनों ममालिक के बीच तनाज़ा और महाज़ारई रहेगी। और इससे पहले जो गुज़श्ता बरस दोनों मुल्कों के बीच 414 अरब डॉलर की ट्रेड हुई है, उसमें भी इस्तेहकाम आइंदा बरसों में ताइवान तनाज़ा अगर बरकरार रहा तो वो नहीं रहेगा। दूसरी जानिब जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, सेनेट में जो उनका मार्जिन है वो मज़ीद सुकड़ गया है। अब की बार जो उनके इख्तियारात महदूद करने से मुताल्लिक़ करारदाद पेश की गई थी वो सिर्फ़ एक वोट से रिजेक्ट हुई है। साबिक़ अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने ये स्टेटमेंट दी है, ऐसे वक्त में दी है जब पोल्स और सर्वे प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, उनका डिक्लाइन है। प्रेसिडेंट ओबामा ने ये कहा है कि मैंने जो ईरान के साथ मकासद एक गोली चलाए बग़ैर हासिल किए थे वो ये अहमक, उनकी मुराद प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, जंग करके भी हासिल नहीं कर सका है। दूसरी जानिब मार्को रूबियो की चीन में एंट्री भी एक सफारती तौर पे बड़ा पुरस्कार सिलसिला है। स्पेलिंग चेंज करके उनको वो चीन गए हैं। इससे पहले चीन आमद पर उनकी पाबंदी थी, ये पाबंदी अभी भी है लेकिन वो चीन में है। लेकिन मार्को रूबियो ने ये कहा है कि चीन ईरान पर अपना मौक़िफ़ बदलने के लिए दबाव डाले। ये कितनी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है और क्या दूसरे मानों में ये अमेरिका की बेबसी है या इतराफ़ शिकस्त है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमें जावेद हुसैन ज्वाइन कर रहे हैं, मायनात सफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, जो वाइट हाउस का एलामिया है उसमें तो ईरान का जिक्र है, आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर भी इत्तफ़ाक़ है। एक तो सवाल जहन में ये आता है, क्या इससे मुराद ये ली जाए कि चीन ने अमेरिका को भी कह दिया कि हुजूर आप भी ये जो पाबंदी है, जो ब्लॉकेड है, इसको ख़त्म करें। और दूसरा जो ताइवान है उसका जिक्र तो नहीं किया वाइट हाउस ने अपने एलामिये में, लेकिन जो तुर्किया की ख़बर एजेंसी है उसने कहा है कि दो टोक अंदाज में ख़बरदार किया है सदर शी जिनपिंग ने। आप क्या समझते हैं कि इसमें जो सफारती, सियासी और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने की पोजीशन है वो चाइना की बरकरार रही है, ऊपर रही है? देखें वैसे ये तो अब वाइट हाउस का एलामिया ही अगर हम 100% दुरुस्त मान लें, ज़ाहिर बात है कि वो अमरीकी मफादात के मुताबिक और अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक होगा। तो उसमें भी जो कैच नज़र आता है वो ये है कि एटमी प्रोग्राम की बजाय एटमी हथियारों का जिक्र हुआ है। इसका मतलब ये है कि सदर जो है वो अगर ख्वाहिशमंद ये थे कि चीन को ये कायल कर सकें कि जी वो ईरान पर दबाव डाले कि वो एटमी प्रोग्राम ही 100% तर्क कर दे, 1% भी वो अफसूदगी ना कर सके, और जिस तरह लीबिया के साथ हुआ था वो अपना सारा एटमी साजो सामान अमेरिका के हवाले कर दे, तो मेरा ख्याल है अगर ये ख्वाहिश थी तो वो तो चीन ने पूरी नहीं की। और ईरान का मौक़िफ़ भी यही था कि वो बदस्तूर कायम है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि ये इस एलामिये से हम जो बयान जारी हुआ है वाइट हाउस की तरफ से सदर ट्रंप के ईमा पर, ये लगता है कि बात एटमी हथियारों पर आ गई है कि एटमी हथियार ईरान के पास नहीं होने चाहिए और जो 60% अफजूदा यूरेनियम है वो 90% पे नहीं जानी चाहिए, उसको वापस लाना चाहिए। जो ओबामा बात कर रहे हैं वो तो 100% दुरुस्त है कि वो 3.5% पे ले आए थे, कायल हो गया था, तय हो गया था, सारा कुछ मुआहदा हो गया था, 5 गारंटर थे उसके, 5+1 का था ना। दूसरी बात है आप नए हुर्मुज़ की, अब चीन ये नहीं कह सकता, यकीन दहानी नहीं करा सकता कि आपका ब्लॉकेट तो जारी रहे और ईरान खोल दे, क्योंकि ईरान तो अपना जो 13-14 किलोमीटर का
एरिया है वो अगर बंद करके बैठा है तो उसके पास तो कुछ जस्टिफिकेशन होगी, इंटरनेशनल वाटर को वो नहीं कर सकता इंटरनेशनल लॉ के तहत, लेकिन अपने एरिया को तो वो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। बंद तो वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, हमने तो ये कहा है कि यहाँ से कोई फ़ौजी जहाज़ नहीं गुजरेगा, अमरीकी दुश्मन मुल्क का जहाज़ नहीं गुजरेगा, बाकी जो गुजरना चाहते हैं वो हमसे बात करें, हमसे इजाज़त लें और चले जाएं। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप बहादुर जो तवक्को करके गए थे कि वो ईरान पर दबाव डलवाएंगे चीन से, तो इस एलामिया के मुताबिक वो बात नज़र नहीं आती। लेकिन दो सरबराहान ममलकत, दो बड़ी क़ुव्वतें जब मिल बैठती हैं तो उसमें जो भी बातचीत होती है दोनों अपना मफाद देखते हैं। वो ये नहीं होगा कि ईरान के मफाद की खातिर चीन अपने मफादात पर कंप्रोमाइज़ करेगा, या ट्रंप को कोई रियायत ऐसी जो ट्रंप से वो ले सकते हैं अपने लिए सिर्फ इसलिए कुर्बान कर देंगे कि वो ईरान की ख्वाहिश नहीं है या ईरान का मफाद नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल है जावेद हुसैन साहब इन उमूर के माहिर भी हैं और सफारती ज़ुबान को भी बेहतर समझते हैं। तो आपने ज़ाहिर बात है गुफ्तगू जो हुई दोनों के दरमियान वो भी देखी, तकरीब मुनक़िद हुई ग्रेट वॉल हॉल में, और उसके बाद जो बाकी चीज़ें सामने आई हैं। जावेद साहब, आपका क्या ख़्याल है, आप इस दौरे को और इस गुफ्तगू को और इस एलामिया को कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी मुश्तरका कम्युनिके तो जारी नहीं हुआ। वो आप की बात दुरुस्त है। अभी तक मेरी इल्म में तो नहीं है कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई हो, लेकिन जो अभी तक जो स्टेटमेंट्स इशू हुई हैं वाइट हाउस की तरफ से और एक चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी स्टेटमेंट इशू की है, दोनों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये एक जो नुकात हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं। एक तो ये है कि शी जिनपिंग साहब ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये कहा है कि ये जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, या इमर्जिंग, मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड इन डिसऑर्डर है, इसमें अमेरिका और चाइना यानी यूएस और चाइना बायसियत पार्टनर की इनको होना चाहिए, राइवल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एक लिहाज से वो ये कह रहे हैं कि डेज ऑफ यूएस ग्लोबल डोमिनेशन आर ओवर, और आइंदा अगर अगले यानी इस आलमी तल्लकात को और ग्लोबल सिचुएशन को आगे बढ़ाना है तो उसमें बेहतर ये हुआ कि यूएस और जो चाइना है ये आपस में पार्टनर के तौर पे यानी मिल के काम करें, कोऑपरेशन करेंगे, एक दूसरे के सामने कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा मैसेज है जो शी जिनपिंग साहब ने ट्रंप साहब को कन्वे किया है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ताइवान जो इशू है ये उनके कहने के मुताबिक और चाइनीज स्टेटमेंट के मुताबिक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू बिटवीन इन यूएस चाइना रिलेशंस, जिसका यानी ये आगे फिर इम्प्लीकेशन ये है कि अगर अमेरिका ने फर्ज किया चाहे ताइवान को आर्म सेल्स की लार्ज स्केल पे या कोई और इस किस्म की चीज़ की जिससे इंस्टेबिलिटी उस ताइवान स्ट्रेट में या ताइवान के साथ जो तल्लकात में कोई ज़्यादा बढ़ने की खतरा हुआ, तो उस सूरत में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और क्लैश भी हो सकता है यूएस और चाइना के दरमियान। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है जो शी जिनपिंग साहब ने बड़े पुरजोर तरीके से ट्रंप साहब को कन्वे किया है। तीसरा, जहाँ तक ईरान है तो उससे लगता है जो स्टेटमेंट्स इशू हुई हैं अभी तक, जो लगता ये है कि उसमें यूएस और चाइना का इस बात पे तो इत्तेफाक है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने चाहिए। ये जो चीज़ है, जहाँ से जब ट्रंप साहब रवाना हुए अमेरिका से अपने विजिट पे तो उन्होंने कहा था कि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो एक ही है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए और बाकी चीज़ें निगोशिएट हो सकती हैं। तो ये चाइना की भी इससे मिलती जुलती पोजीशन है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो जो दूसरी कंडीशन या शरायत अमेरिका ईरान पे लागू करना चाहता है वो मेरा ख्याल में वो चाइना की पोजीशन है कि वो दैट नीड्स टू बी निगोशिएटेड बिटवीन यूएस एंड ईरान, और उसमें उनकी रिकमेंडेशन जैसे दूसरी आलमी ममालिक के दूसरे जो ममालिक हैं, आलमी बरादरी के दूसरे ममालिक हैं, उनकी भी है कि दोनों यूएस और ईरान उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। और 2015 का जो एग्रीमेंट था JCPOA जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उससे मिलता जुलता कोई है उस एग्रीमेंट कर लें। थोड़ी सी शराइत ईरान पे उससे ज़्यादा की जा सकती हैं, लेकिन ईरान को आप हतमी तौर पे एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे या
ये यूरेनियम एनरिचमेंट करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि वो एनपीटी जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसमें उसका हक है और उस हक से वो दस्तबरदार उसको नहीं किया जा सकता। और चौथा जो चीज़ है जिसके ऊपर बातचीत हुई है, नज़र आ रहा है ट्रम्प साहब की डेलीगेशन की कंपोजिशन पे भी, वो है यूएस और चाइना के दरमियान इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और कमर्शियल जो रिलेशंस हैं उनको किन लाइन पे सवार करना है। वो अपने साथ अमेरिका के बड़े बड़े जो सीईओज हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और बड़ी जो कंपनियां हैं वो साथ लेके गए हैं, एप्पल का, मीडिया और इस तरह से दूसरी कंपनियां जो हैं वो लेके गए हैं। उनकी बातचीत वहाँ पे ज़रूर हुई है और हो रही होगी अभी भी अपने जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ और चाइनीज़ ऑफिशियल के साथ। मकसद उनका ये है कि इन मैदानों में इकोनॉमिक, कमर्शियल और टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में चाइना और अमेरिका के दरमियान कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। आप जैसे हमें पता ही है कि यूएस और चाइना का ट्रेड का जो लेवल है पता नहीं $450 बिलियन से भी शायद ऊपर है या उससे भी। तो वो उसको मैनेज करना, $414 बिलियन है, $414 बिलियन है। तो वो उनकी चाइना की ये ख्वाहिश है कि जो पिछले साल ट्रम्प साहब ने चाइनीज़ गुड्स पे टैरिफ लगाने की एक नाकाम मैं करूँगा कोशिश की, क्योंकि बाद में जब चाइना ने भी काउंटर टैरिफ्स लगाए तो फिर उनको अपना एक ज़्यादा नॉर्मल सिचुएशन पे आना पड़ा। और उनकी ख्वाहिश ये है चाइना की भी और अमेरिका को मानना पड़ेगा कि टैरिफ्स को ये दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल न करें। और पहले जो ट्रम्प साहब ने ये हरकत की थी लास्ट ईयर, उसको दोबारा दोहराए नहीं, क्योंकि उससे दोनों ममालिक को नुकसान होगा इकनॉमिकली और कमर्शियली। और लेकिन इसके साथ जावेद साहब सॉरी माफ, ये एक मसला है जो ईरान से रिलेटेड है कि वो कंपनियां चाइना की जो ईरान से तिजारत करती हैं, वो ऑयल कंपनियां भी हैं, दूसरी भी हैं, क्या इस मुलाकात में ये हो सकता है कि वो पाबंदियां भी ट्रंप हटाने पर मजबूर हो जाएं या तैयार हो जाएं? और ख़ास तौर पर हवावे जो चीन की अपनी कंपनी है जिस पर पाबंदियां लगा रखी हैं अमेरिका ने, ZTE है, हवावे है, वो भी पाबंदियां हट सकती हैं? देखिए, मैं हतमी तौर पे तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ख्याल में इसकी पॉसिबिलिटी है, इसलिए कि इस वक्त अब अमेरिका को भी चाइना की ज़रूरत है और चाइना को अमेरिका की ज़रूरत है इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल मैदान में। मैं आपको जो मिसाल देता हूँ, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो दुनिया में, जिसके ऊपर तकरीबन चाइना की मोनोपोली है और वो बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बनाने में और कंप्यूटर वगैरह बनाने में काम आती है, तो वो चाइना की उसके ऊपर बड़ी एक किस्म की डोमिनेशन है और वो अमेरिका को चाहिए। इसी तरह दूसरी तरफ से अमेरिका जो है सेमीकंडक्टर्स के फैलान में इनके पास टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। चाइना इज कैचिंग अप, लेकिन अभी उस लेवल तक नहीं आया। तो सेमीकंडक्टर्स उनको यहाँ से ख़रीदने पड़ते हैं जो सोफिस्टिकेटेड है, वो चाइना की ज़रूरत है। तो इस तरह से दोनों वाले को एक दूसरे की इन मैदानों में, कमर्शियल और इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी के मैदानों में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने में ही फ़ायदा है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि यूएस जो है बड़े पैमाने पे वो चाइनीज़ फर्म्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के काबिल है। करेंगे तो फिर उसके साथ जवाब में उनको चाइना से भी उसी के संग आएगा, यानी एक रिस्पॉन्स आएगा और दोनों मालिक सफ़र करेंगे। और ट्रम्प साहब पहले भी उनको इकोनॉमिक इश्यूज़ पे ऊपर, महंगाई जो यहाँ पे हो रही है और ऑयल एंड गैस की कीमतें जो बढ़ रही हैं, उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना हो रहा है अमेरिका में। तो वो अगर मज़ीद अगर इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हुई तो उनको उनकी अपनी जो पॉपुलैरिटी है अमेरिका में है, उनकी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है, उसको नुकसान पहुँचेगा। और नवंबर के इलेक्शन में हो सकता है फिर वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कंट्रोल रिपब्लिकन से चला जाए डेमोक्रेट्स के हाथ में, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये दुरुस्त बात है। एक ये जो सारी मुलाकातें अब तक की डेवलपमेंट से उसको देख के ये तो लगता है कि ईरान का एक मौक़िफ़ था कि हम एटमी हथियार नहीं बना रहे। अब दोनों मुल्क तकरीबन चीन और अमेरिका भी इस बात पे इत्तफाक कर रहे हैं। दूसरा, अब नए हुर्मुज़ वाले मामले पे भी जब चीन ये कह रहा है कि इसको खुलना चाहिए, तो वो अमेरिका को भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह रहे हैं कि आप भी ब्लॉकेड ख़त्म करें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक हफ़्ते बाद जा रहे हैं बीजिंग में, तो क्या पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, ज़ाहिर है ये जो कुर्बतें हो रही हैं या मामला डाइल्यूट हो रहा है, इसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है।
तो अगले हफ्ते कोई ईरान अमेरिका तनाज़े पे कोई ब्रेक थ्रू आप समझते हैं, इसकी उम्मीद है, या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का कोई अगला दौर आपको नज़र आ रहा है? देखिए, जहाँ तक तो चाइना की पोजीशन है, तो आपने वो देखा होगा कि वांग यी साहब ने जो गुफ्तगू की है हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से, उसमें उन्होंने दो चीज़ें जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कहीं, एक तो यह है उन्होंने पाकिस्तान को इनकरेज किया कि आप अपनी मीडिएशन को ज़्यादा इंटेंसीफाई करें, ज़्यादा एक्टिवेट करें, और दूसरा जो है उसका मतलब मकसद यही है कि ईरान और अमेरिका दोनों को एक ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने पे आमादा करें। और यही मैसेज ट्रंप साहब ने शी जिनपिंग साहब ने ट्रंप साहब को भी दिया है कि वो यानी जो रिस्ट्रिक्शन अगर ईरान पे कोई लगानी है उनके यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम पे, तो उसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच इख्तियार की जाए और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड ना इख्तियार किया जाए। और तो इसलिए वो जो चाइना है उसने पाकिस्तान की मीडिएशन की एफर्ट्स को भी फुली सपोर्ट किया है, इसलिए वो चीज़ें तो चल रही हैं बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेटिक लेवल पे। और जब शहबाज साहब जाएंगे तो साफ ज़ाहिर है इस मैदान में मज़ीद दोनों लीडरों के दरमियान, यानी दोनों वाले के लीडर्स के दरमियान बातचीत होगी और उससे हालात को बेहतर बनाने में, यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है और एक कॉन्फ्रंटेशन है उसको बेहतर करने में मदद मिलेगी। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो अब सूरत हाल इस दौरे के बाद जंग के, अमेरिका ईरान जंग के इम्कानात आपके ख्याल में बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, अभी भी बरकरार हैं, या इसके इम्कानात बढ़ गए हैं, जिस तरह के वाइट हाउस का एलामिया कह रहा है या बयान कह रहा है कि अमेरिका सपोर्ट हासिल कर चुका है चीन की? मेरे ख्याल में अमेरिका यानी जो जहाँ तक न्यूक्लियर वेपन्स का ताल्लुक है, अमेरिका की जो पोजीशन है वो तो ईरान की भी पोजीशन है। हमें पता है कि अली खामेनेई साहब जो शहीद पहले रहबर थे ईरान के, उन्होंने फतवा इस आज से को 20-22 साल पहले दिया था कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है अन इस्लामिक हैं, और ईरान की सरकारी ऑफिशियल फॉर्मल पोजीशन भी यही है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करना चाहते। तो इसके ऊपर तो ईरान और अमेरिका की पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं है, तो चाइना की भी यही पोजीशन है, पाकिस्तान की भी यही पोजीशन है। सवाल सिर्फ ये होता है कि इस मकसद को हासिल करने के लिए कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, किस किस्म की रिस्ट्रिक्शन उनके न्यूक्लियर वेपन इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे लगानी चाहिए। अमेरिका जो रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है वो इतनी एक्सटेंसिव है, इतनी इंट्रूसिव है कि वो ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह ईरान अगर ये चाहे कि बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगे तो वो भी एक मेरा ख्याल में चीज़ वर्कआउट नहीं होगी। तो जैसे उन्होंने 2015 में ईरान ने कुछ रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट कर ली थी, उससे मिलती जुलती या उससे ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा यानी रिस्ट्रिक्शन जो है उसके न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम के ऊपर लगाई जा सकती हैं। लेकिन ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट पुरअमन मकासद के लिए करने से नहीं रोका जा सकता, और ना ईरान कभी इस चीज़ को मानेगा, और ना ये चाइना या पाकिस्तान इस किस्म की डिमांड ईरान के ऊपर एक्सेप्ट करेंगे या सपोर्ट करेंगे। तो अमेरिका को भी अपनी पोजीशन में फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, और चाइना से जो मेन उनको इस मैसेज मिला है वो यही मिला है मेरा ख्याल में कि वो अमेरिका यूरेनियम एनरिचमेंट जो प्रोग्राम ईरान का है उसको डील करने में ज़रा फ्लेक्सिबल अप्रोच को इख्तियार करे। जहाँ तक लड़ाई के चांसेस का ख़तरा है, यानी मेरा अपना ये ख्याल है कि जो अमेरिका है वो अब मज़ीद लड़ाई को जारी रखने में या दोबारा शुरू करने में बड़ा उसको रिलक्टेंस होगी और नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप साहब, आपको हम सबको पता है, वो सुबह एक बात करते हैं तो शाम को उसकी बिल्कुल अपोजिट कर सकते हैं। तो इसलिए 100% ये कहना कि वो दोबारा वो इस साइड पे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन या मिलिट्री अटैक की तरफ नहीं जाएंगे, वो तो मुश्किल है, यानी हतमी तौर पे आदमी नहीं कह सकता। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो इससे गुरेज करेंगे और बातचीत के ज़रिए इन मामला को जो उनके ईरान के साथ है हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक मसला है, मिसाल के तौर पर अगर 15 वाली डील पे वापस जाते हैं तो ट्रंप के लिए तो फिर अपने अवाम को फेस करना, ख़ासतौर पर जो नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन है उसको फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 15 का जो है डील है उससे आगे क्या रियायत दे सकता है ईरान, ताकि फेस सेविंग हो ट्रंप की कि मैंने ओबामा से बेहतर मुआहदा कर लिया है इसलिए मैं अब अमन की तरफ जा रहा हूँ?
देखिए आपकी बात दुरुस्त है। मैं इस वक्त ट्रम्प साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल यही है कि वो अगर फर्ज किया बिल्कुल 2015 वाला चीज़ एक्सेप्ट कर लें तो लोग फिर कहेंगे कि आपने अचीव क्या किया, इतना दुनिया को भी ख़राब किया, अमेरिका को भी नुकसान हुआ, ईरान को भी हुआ, तो फ़ायदा क्या हुआ, जैसे ओबामा साहब ने शायद बयान भी दिया है। तो वो इसलिए वो जो उसमें एक चीज़ की जा सकती है जिससे हो सकता है उनको फेस सेविंग मिल जाए, वो ये है कि यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन हैं वो 2015 के एग्रीमेंट के मुताबिक वो 2030 में ख़त्म हो जानी चाहिए, हो जानी थी। तो वो रिस्ट्रिक्शंस अब वो ईरान अमेरिका डिमांड कर रहा है कि वो 20 साल तक आगे और जारी रहें, या उससे मिलती जुलती रिस्ट्रिक्शन। तो ईरान ने मेरा ख्याल में जो ऑफर किया है वो 5 से 10 साल मजीद आगे रिस्ट्रिक्शन को कंटिन्यू करने का शायद दिया है। तो एक तो ये स्टिकिंग इशू है। दूसरे जो इशूज है उनके दरमियान वही है कि ईरान डिमांड कर रहा है कि वो उनके ऊपर जो सैंक्शन लगाई हुई हैं अमेरिका ने वो लिफ्ट की जाएँ, और जो उनके ऊपर उन्होंने हमले किए हैं उसकी कंपनसेशन दी जाए। तो और तीसरी जो जिसके ऊपर अभी एक मामला जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान चपकलिश है वो है कि हुर्मुज़ के ऊपर ईरान अपनी सोवरेनिटी को असर्ट कर रहा है, तो वो क्या काबिल कबूल है कि नहीं है। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि वो चीज़ उसके लिए ईरान को भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कोई नई इंटरनेशनल रजीम या रीजनल अरेंजमेंट वर्कआउट की जाए जिसका मकसद ये हो कि रीजनल सारे कंट्रीज मिल के और जो नेविगेशन है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ उसको मैनेज करें। लेकिन ये तवक्को करना कि सारे रीजनल कंट्रीज खाली ईरान को ये हक दे देंगे, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो दूसरे रीजनल अच्छा, अरेबिया वगैरह वो माने। अच्छा ये फरमाएं कि ये जो सुएज़ कैनाल और पनामा कैनाल और 2-4 और की मिसालें दी जाती हैं, तो इस केस में अप्लाई होती है कि ईरान ये कह सकता है कि जो मेरा जो एरिया है 13-14 किलोमीटर का, उस पर तो डीप सी वही है, वहाँ से बड़े जहाज़ों को वहाँ से गुजरना पड़ता है, तो वहाँ तो मैं टैक्स लगा सकता हूँ जिस तरह पनामा कैनाल पे लगा हुआ है, सुएज़ कैनाल पे लगा हुआ है, और भी 2-4 मिसालें मौजूद हैं। ये जो है ये चीज़ यानी डिफरेंट है, इसलिए कि सुएज़ कैनाल और पनामा कैनाल मैन मेड कैनाल्स हैं, ये नेचुरल यानी स्टेट्स नहीं हैं, तो इसलिए उनके लिए रूल्स अलग हैं। ये स्टेट ऑफ जो हुर्मुज़ है ये एक नेचुरल स्टेट है, इसके लिए लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन जो है उसके मुताबिक कोई एक मुल्क जो है उसके ऊपर इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। जब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, स्टेट ऑफ मलक्का है जो इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान में है, वहाँ से भी जहाज गुजरते हैं, तो वहाँ पे भी कोई, जहाँ तक मेरा इल्म है, कोई ऐसी टोल नहीं लगाया जाता जो ईरान डिमांड अब कर रहा है। लेकिन अब ये एक चीज़ ऐसी है, जैसे मैंने कहा, इसका वर्कआउट शायद ये हो सकता है रीजनल को अरेंजमेंट कर लिया जाए। लेकिन जावेद साहब, स्टेट ऑफ मलाक्का के हवाले से तो एक कंट्रोवर्सी तो रही है एक दौर में। देखें ना, वो कंट्रोवर्सी होना, लेकिन और बात है, सवाल यह है कि उसके थ्रू नेविगेशन जो है वो फ्री है, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई टोल है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, जो एक स्टेट है बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन, जिसके ऊपर टर्की की दोनों साइड पे टर्किश टेरिटरी है, उसमें से वो गुजरती है, तो उसमें भी एक एग्रीमेंट इंटरनेशनल है जिसको मेरे ख्याल 100 साल हो गए हैं अब। उसका बॉस्फोरस का जिक्र कर रहे हैं आप? बॉस्फोरस में से जो गुजरती हैं तो उसके ऊपर टर्की का सोवरेनिटी है, दोनों साइडों से टर्किश टेरिटरी है। उसके बावजूद इंटरनेशनल एग्रीमेंट के जरिए सिर्फ टर्की को ये है कि वो मैनेज करती हैं, लेकिन वैसे फ्री शिपिंग है, उसमें नेविगेशन होती है, और उनको अनलेस कोई वॉर की सिचुएशन हो जाए तो जो पीस टाइम में वो कोई उनको ना उन्होंने मेरे ख्याल डिमांड किया है और ना कोई उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है। जावेद साहब, लास्ट क्वेश्चन ब्रीफ कमेंट कीजिएगा। ये बज़ाहिर ट्रेड ही ले लें या दोनों मुल्कों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है अमेरिका और चीन के, रूस इसको कैसे देख रहा है? देखिए, ये तो एक एट द हाईएस्ट लेवल जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है उसमें चाइना और रशिया जो हैं वो इस वक्त स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनकी, जो और वो उन्होंने ये कहा है कि उस पार्टनरशिप की कोई लिमिट नहीं है, हर मैदान में है, इकोनॉमिक भी, कमर्शियल भी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री साइड। तो दोनों मामले जो मालिक हैं वो क्लोजली एक दूसरे के साथ अलाइड हैं, और इन दोनों मालिक के साथ अमेरिका की कन्फ्रंटेशन है।
तो जो रशिया है, जो हमें चाइना जो है, और हमारे और ट्रम्प साहब की जो इस विजिट में बातचीत हुई है शी जिनपिंग से, आई एम श्योर उसमें यूक्रेन का भी ज़रूर जिक्र आया होगा। और उसमें चाइना ने मेरा नहीं ख्याल को ऐसी चीज़ पे एग्री करेंगे जो रशिया के लिए काबिल कबूल ना हो, तो उस पर तो चाइना सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन वैसे इस तरह से यूक्रेन को में कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जा सकता है, और ऐसी चीज़ जो रशिया के लिए भी काबिल कबूल हो सकता है, इस किस्म की कोई चीज़ चाइना और ट्रम्प साहब के, यानी शी जिनपिंग और ट्रम्प साहब के दरमियान हुई हो। ट्रम्प साहब का अपना भी व्यू यही है, थोड़ा सा वो प्रेडिसेसर्स से या यूरोपियन कंट्रीज से थोड़ा सा उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। वो लगता ही है कि वो ज़रा ही इज़ मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स पुटिन्स डिमांड्स कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है, डॉनबास जिसको कहते हैं, उसमें रशिया की सोवरेनिटी को कबूल किया जाए और इस मामले को एक रिजॉल्व किया जाए। लेकिन अभी तक ये चीज़ यूक्रेन के लिए काबिल कबूल नहीं है और अक्सर यूरोपियन कंट्रीज भी इसको भी नहीं मान रहे। तो ये चीज़ ज़रूर डिस्कस हुई होगी और चाइना ने ऐसा किया होगा जो रशिया के लिए काबिल कबूल है। ठीक, बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं इरशाद साहब। ऑब्वियसली एक चीज़ तो इस सारे दौरे के दौरान जाहिर हुई है कि जो अभी तक की स्टेटमेंट्स हैं उससे देख के लगता है कि चीन ने एक स्लाइटली बर्तरी अमेरिका पे शो की है। हम ये तो नहीं कह सकते कि चीन अमेरिका को डिक्टेशन दे रहा था, लेकिन चीन ने अपना पहली बार यूँ महसूस होता है कि शायद वो दीवारें चीन से निकल के चीन ने जो है वो अमेरिका के साथ बातें की हैं। क्या ये इमर्जिंग वर्ल्ड है इन दिस ऑर्डर जो जावेद साहब भी बात कर रहे थे? आप इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साजिद तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रिपब्लिक हैं, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करते हैं। शायद साहब आप इस पर ज़रा कमेंट कर लें कि ये इमर्जिंग वर्ल्ड है इन दिस ऑर्डर। देखिए, एक दो चीज़ें थी जो ट्रम्प साहब की कमज़ोरी थी जो मेरे नुक्ता नज़र से। नंबर वन तो ये है कि पिछले 1-1.5 साल के अरसे में जो उन्होंने पूरी दुनिया को तलपट करने की कोशिश की टैरिफ वार के ज़रिए, उसमें वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके। कुछ ममालिक ने उनकी बात मानी भी, लेकिन उसकी वजह से उनके जो पुराने हलीफ थे, जो इत्तेहादी थे, वो उससे बिदक गए और जो मकसद उनका चीन को इस हवाले से झुकाना था उसमें वो बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सके। दूसरा, ये जो जंग उन्होंने शुरू कर दी और उसमें कोई अपने मकासद हासिल नहीं कर सके और फिर चीन से ये कहना पड़ा, बयान उन्होंने दिया कि मैं बात करूँगा, तफसील से बात करूँगा। तो ये एक वर्ल्ड लीडर के लिए बहरहाल एक कोई अच्छा साइन नहीं होता कि वो अपने जिसको वो हरीफ समझता है, तिजारती हरीफ भी समझता है, अस्करी हरीफ भी समझता है और सफारती हरीफ भी समझता है, उससे बात करे कि जी आप ईरान पर, मार्को रूबियो ने तो कहा ना कि हमने चीन से कहा, सदर ट्रंप ने कहा कि जी आप ईरान पर दबाव डालें कि वो अपना मौक़िफ़ बदलें। वो अपना मौक़िफ़ ये बहुत बड़ी खबर है। ये बहरहाल एक कमज़ोरी थी। अगर वो मिसाल के तौर पर यूक्रेन की जंग बंद करा के जाते, ईरान जंग पर कोई हतमी मुआहदा करके जाते, तो उनकी पोजीशन बहुत मुख्तलिफ होनी थी और वो मुख्तलिफ अंदाज में बात करे। तनाज़ात में घिरा हुआ अमेरिकी सदर जिसकी अपने मुल्क के अंदर भी पोजीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना सही, इतनी कमज़ोर ज़रूर है कि उसके अपने अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो वोट कर रहे हैं। 3 अरकान ने वोट किया है ना, जो ताज़ा करारदाद है, सिर्फ एक से बचे हैं, सिर्फ एक से बचत हुई है। तो दौरान जंग कांग्रेस में या सेनेट में एक सिटिंग प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ वोट करना, जबकि जंग में तो सारी कौम मुत्तहद होती है, कांग्रेस भी वो एक कमज़ोरी का इजहार है जी। तो इसका ज़ाहिर फ़ायदा चीन ने ज़रूर करने की कोशिश की हो। तारड़ साहब, हाउ अमेरिकन पब्लिक्स वो इसको कैसे देख रहे हैं अमेरिका के अवाम? और दूसरा, जो वाइट हाउस की स्टेटमेंट आई है इस मुलाकात से मुतालिक, अभी जॉइंट स्टेटमेंट तो नहीं आई है, आप समझते हैं कि अमेरिका के लोगों के लिए ये तसल्ली बख्श है और प्रेसिडेंट ट्रंप अपना मौक़िफ़ और उसी भरम के साथ चीन पहुँचे हैं जो एक अमेरिकी प्रेसिडेंट का होना चाहिए? देखिए, मैं आपको मेगा बेस जो है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल 3 इलेक्शंस में
मुसलसल ये बात करते रहे कि अगर वो सदर होते तो रशिया चाइना अलायंस ना होने देते। फिर उसके बाद आपने देखा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप इस दफा व्हाइट हाउस आए तो उन्होंने अलास्का में प्रेसिडेंट पुतिन को बुला के कोशिश की कि किसी तरीके से कोई माइंड चेंज करने की कोशिश की रशिया की, लेकिन उसमें भी खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। अब सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है वो लेकर यही गए हैं कि किसी तरीके से चाइना की गुड बुक्स में ला के डिस्टेंस क्रिएट किया जा सके। लेकिन आपके देखने वालों को पता होना चाहिए कि इस दौरे के फौरन बाद प्रेसिडेंट पुतिन इज गोइंग टू चाइना एज वेल। और मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री, मैं सुन रहा था अभी आपका तजिया, मैं एग्री करता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पिछला दौरा 2017 का था, 17 का और आज का, इसमें बड़ा डिफरेंस है। उस वक्त दुनिया जल नहीं रही थी, आज दुनिया जल रही है। आज बल्कि जो सबसे बड़ी बात यह करना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट निक्सन के दौरे को डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस दौरे के साथ जो है वो कंपेयर किया जा रहा है। क्यों? उस वक्त वियतनाम से चाइना, अमेरिका ने चाइना से कहा था वियतनाम से निकलने की हमारी हेल्प की जाए, और आज लग रहा है कि जिस तरह अमेरिका ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें ईरान से निकलने की फेस सेविंग की मदद की जाए। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। मार्को रूबियो साहब ने बल्कि कहा है कि हम चाइना को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि टू हेल्प अस टू गेट आउट ऑफ ईरान। मैं समझता हूं, लेकिन इस दौरे में 16 बड़े बड़े सीईओ जो हैं वो साथ गए हैं एयरफोर्स वन में बैठ के। मेन ऑब्जेक्टिव है कि ट्रेड जो है उस पर कामयाबी हो। बोइंग तैयारे जो कोविड की वजह से नहीं थे उनके बारे में, सोयाबीन का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाए उसके बारे में, और कई चीजें जो इस वक्त 2.5 घंटे की मीटिंग जो है बैंक्वेट से पहले, उसमें मिडल ईस्ट, ईरान, सारी बल्कि यूक्रेन तक सारा कुछ डिस्कस किया गया है। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस आएंगे और इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। मिड टर्म में इसकी मदद ली जाएगी कि एक सक्सेसफुल दौरा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी मुसलसल कोशिश करेंगे ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को भी जल्द से जल्द खत्म करके उसको भी मिड टर्म में इस्तेमाल करें कि हमने कामयाबी हासिल की, वो यार विक्टोरियस, हमने ये किया, वो मैंने 9 महीने में 9 जंगें रोकी हैं। तो दर हकीकत ये जो दौरा है वाकई ही बड़ा एक वेरी इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी मुसलसल कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से चाइना और रशिया का डिस्टेंस क्रिएट कर तार साहब अगर सदर ट्रंप ईरान के साथ कोई मामला तय करके और थोड़ा सा ईरान के को फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के अगर मुआहदा करके चीन जाते, बीजिंग जाते, तो वो बेहतर पोजीशन में ना होते? और क्या ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्यों ज़ाया की? मैं एब्सोल्युटली आपके साथ एग्री करूंगा 100%। बल्कि मैं इसको फोरकास्ट करता रहा हूं, इस्लामाबाद अकॉर्ड के जाने से पहले रुकेंगे, और अभी भी मैं समझता हूं देयर इज स्टिल देयर आर चांसेस कि वहां से कोई अच्छी खबर लेकर वापसी पे रुकते जाएं, देयर आर चांसेस। लेकिन उसमें मैं समझता हूं स्पॉइलर पिछली दफा ये हुआ सबसे बड़ा, बीबी नेतन्याहू का रोल जो है हम बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिलखसूस अमेरिका में बैठे। ज़ायनिस्ट लॉबी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी हियर इन वॉशिंगटन डीसी। पिछली दफा यहां पे ब्लेम किया जा रहा है वॉशिंगटन डीसी में कि जेडी वैंस का दौरा जो यकलत खत्म किया गया है उसके पीछे ज़ायनिस्ट लॉबी थी जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस किया। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि इतना इसको आप खुद साइन करें, ग्लोरीफाई करें, बजाय कि जेडी वैंस करे, आपकी लेगेसी का हिस्सा। तो मुख्तलिफ चीजों से उन्होंने इसको स्पॉइल किया। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान, बल्कि मैं पिछले अपने एनालिसिस में मिस कर गया हूं कि पिछले निक्सन पीरियड में भी पाकिस्तान ने रोल अदा किया था। जी, ऐसे जो 22 साल की जो इनकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन थी उसमें से भी पाकिस्तान ने मदद की थी। और आज देखें अल्लाह ताला के फजल से मैं समझता हूं आज भी पाकिस्तान अमेरिका को फेस सेविंग देने की कोशिश कर रहा है। रिमार्केबल कोशिशें हमारी अस्करी और सियासी क़यादत नहीं। एट टाइम देखें टाइम जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो ईरान के लिए भी तो डेफिनेटली कोशां है जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का मकसद तो अमन है। लेकिन क्वेश्चन ये है, आप जाहिर है रिपब्लिकन लीडर हैं, आपकी राय इतनी रियलिस्टिक है कि आप ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका इस वक्त चीन से मदद मांग रहा है, ये पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ जंग छेड़ना ये बैकफायर हो गया है? बिल्कुल। मैं ये ना सिर्फ बैकफायर, इसके बारे में जो
जो पिक्चर ड्रा की गई वॉशिंगटन डीसी के अंदर बीबी नेतन्याहू की तरफ से कि ये सिर्फ 2 दिन की गेम है, आप आएंगे, रजीम गिरेगी, रजा शाह पहलवी आएंगे, यहाँ पे इजराइल की एम्बेसी खुलेगी, हरमूज हमारा होगा और आप इस मेडल को जाके मिड टर्म इलेक्शन में इस्तेमाल करें, बल्कि 2028 भी आपका होगा, बल्कि वहां से निकलें सीधा कोलंबिया जाएं, कोलंबिया से क्यूबा जाएं और 3 ट्रॉफियां गले में डाल के आप वापस वॉशिंगटन डीसी चले जाएं। तो दर हकीकत ये चीजें इतना लंबा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। बड़ी बड़ी सख्त वॉशिंगटन डीसी में बड़ी बड़ी सख्त सेनेटोरियल हियरिंग्स हो रही हैं। आपने देखा होगा कल परसों पेंटागन को बताना पड़ा कि वी हैव लॉस्ट $29 बिलियन, बल्कि $29 बिलियन अभी जो वो बेसिस का नुकसान हुआ है उससे अलावा है। तो दर हकीकत सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के लिए मिड टर्म इलेक्शन में होगा कि हमने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या खोया, क्या पाया, क्या ये जंग अमेरिका की थी या क्या ये जंग इजराइल की थी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर सेटिस्फाई ना कर पाए तो ना सिर्फ मिड टर्म इलेक्शन लूज करेंगे, 2028 में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस अ बिग क्वेश्चन। तारड़ साहब, सदर ओबामा ये कहते हैं, कल टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ अचीव किया था बगैर एक गोली चलाए, जो 15 का मुआहदा था वो ट्रंप ने गोली चला के, बंदे मार के, इतनी बड़ी जंग छेड़ के, अपना नुकसान करा के, दुनिया का नुकसान करा के उसमें से कुछ भी हासिल नहीं कर सके। तो आप समझते हैं कि सदर ओबामा अब तनकीद करने की ट्रंप पर हक बजानिब हैं? वाकई ट्रंप साहब ने वो कुछ भी खो दिया जो ओबामा ने हासिल कर लिया था गोली चलाए बगैर? मैं विद रिस्पेक्ट अर्ज करना चाहूंगा, यही इस वक्त ट्रेजेडी अमेरिका के अंदर है कि एक तरफ फार लेफ्ट एजेंडा है और एक तरफ फार राइट एजेंडा है। मिडिल ग्राउंड की कोई नुमाइंदगी नहीं है। ये बिल्कुल इस ट्रेजेडी इन यूएस। अब मैं बराक ओबामा उन्होंने जो डीलें की थी, बल्कि मैं ये समझता हूं आज जो दुनिया के अंदर बैलेंस खराब है वो पिछले 12 साल बराक ओबामा ने 12 साल हुकूमत की इस कंट्री के ऊपर। मैं एग्री करता हूं उन्होंने बिल्कुल गोली नहीं चलाई, लेकिन जो कंटेनर्स में डॉलर जाके उन्होंने एयरपोर्ट पे डिलीवर किए, जो उन्होंने इतनी बड़ी रकम दी, उससे क्या हुआ था? वो सीधे पैसे हिजबुल्लाह के पास गए, सीधे हमास के पास और होतीज के पास गए। और देखें बराक ओबामा पीरियड में हर वो चीज की गई जो ईरान को सूट करती थी, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर और लेबनान के अंदर। तो मेरे ख्याल में 12 साल जो 4 मुमालिक हैं उन्होंने बराक ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी का खुल के फायदा उठाया, जिसमें ईरान, इंडिया, चाइना और रशिया, उन्होंने खुल के सारा फायदा उठाया है। देखिए मैं मिसाल देना चाहूंगा, ये वही बराक ओबामा है या जो बाइडन है कि इंडिया तेल लेता था रशिया से और वॉशिंगटन डीसी में भी आके भगड़े डालता था। इतने बुरे हालात थे और ऑटो पेन पे हुकूमत चलती रही। प्रेसिडेंट को पता ही नहीं था कि फॉरेन पॉलिसी के स्पेलिंग क्या है। तो दर हकीकत ये 2 फार एक्सट्रीम रेजिम्स का इम्तजाज है और आज दुनिया भी सफर कर रही है और अमेरिका भी सफर कर रहा है, फार राइट और फार लेफ्ट। हालांकि अगर मिडिल पे जाते ये फरमाएं कि अब ट्रंप की अगर मदद करता है चीन, शीपिंग मदद करता है, तो उसका जवाबन क्या चाहेगा? क्या वो पाबंदियां जो चाइनीज़ कंपनीज पर हैं वो ख़त्म कराएगा? ईरान के हवाले से ट्रंप की जो ख्वाहिशात हैं उनके सामने कदगन लगाएगा, या ताइवान के हवाले से बहुत बड़ी रियायत हासिल करके ही कोई ट्रंप को सहूलत फराहम करेगा? एब्सोल्युटली, मैं समझता हूं कि इस वक्त चाइना जो है वो देख ये रहा है कि इस सिचुएशन में जब अमेरिका फंस चुका है, हम मैक्सिमम क्या क्या गेन कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया है। नंबर 1 उनके एजेंडे पर ये होगा कि ताइवान से बैकफुट पे जाया जाए। बल्कि मैंने अभी जब आपके इस शो में आने से पहले सारे जरीदे पढ़ रहा था तो चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने वार्न किया है कि इसको बड़े ताइवान के इशू को बड़े केयरफुली हैंडल किया जाए, बिकॉज हमारी एवरीथिंग इज कंटीजेंट अपॉन इट। हम सारी चीजें ताइवान को जिस तरह आप हैंडल करेंगे उसके पीछे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी मैं समझता हूं टैरिफ है, नंबर 2। और नंबर तीसरी रियायत जो है वो इस वक्त सेमी कंडक्टर जो इस वक्त उनके ऊपर जो चाइना की है
और कई चाइनीज कंपनीज को बैन कर रखा है। उन सब के ऊपर चाइना चाहेगा कि रिलैक्स हो, ये सारी चीजें नरम की जाएं। तो मेरे ख्याल में चाइना विल गेन अ लॉट। और मैं समझता हूं, मैं दूसरी स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट शी की तरफ से स्टेटमेंट आई है जो मैं बड़ी पुरुमीद है कि हम दोनों मिलकर तरक्की कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में चाइना की जो पॉलिसी है कि जंगें नहीं करनी, ट्रेड के साथ अपने आप को जो वो एक इकोनॉमिक पावर बना रहे हैं, टिल 2047 वो किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बड़ी सक्सेसफुल। टाइम खत्म हो गया है, कतः कलामी की माफ़ी। बहुत शुक्रिया ताजिद तारड़ साहब आपका, इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।